भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। उस समय यूपीएससी की तैयारी का एक वो था, लेकिन फिर जब बीए में आया फिर एक हिंदी से एक अलग लगाव होने लगा। उसमें हमने पहले बच्चों को जोड़ने का काम किया, उसको शेयर किया हमने और उससे बच्चे जुड़े। लगभग उस समय फर्स्ट बैच मेरी लगभग 400 बच्चे ज्वाइन हुए थे। तो उसके बाद फिर हमने ये किया कि गाइड करना था। हमारा मेन उद्देश्य था कि हम कोचिंग ना खोलते हुए, मतलब क्योंकि सेल्फ स्टडी हमारा मेन फोकस था, क्योंकि हमने भी कोई तैयारी की है तो वो कोचिंग कभी नहीं ली हमने। हम गाइड करने का कोई पैसा नहीं लेते, हम बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम गाइड करते हैं। जो पैसा है ये भी टेस्ट सीरीज का, क्योंकि एक उसमें मेहनत होती है और टेस्ट सीरीज भी ऐसा नहीं कि 8-10 टेस्ट, हम 105 टेस्ट देते हैं। भविष्य में अगर सोचूंगा तो भी इस तरह से सोचूंगा कि वो कम से कम फीस में बच्चा कैसे पढ़ सके। किसान का बेटा है या किसी मजदूर का बेटा है, तो अब एक किसान किस तरह से मतलब अपना सब कुछ बच्चों को दे देता है, खुद मेहनत कर रहा है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है। और जब बच्चे यहाँ दिल्ली तक आ जा रहा है और फिर कोचिंग का इस तरह से मिसगाइड करना या स्कैम, तो वो एक तरह से घातक भी है। हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आ चुकी हूँ स्वाभिमान का नया पॉडकास्ट लेके नए गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ हैं गेस्ट के तौर पर हेमंत कुमार दोषी जी। ये हेमंत जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये पढ़ाते हैं हम बच्चों को और गाइड करते हैं ज़्यादातर ग्रामीण बच्चों को उनकी पीजी परीक्षाओं के लिए। ये कैसे गाइड करते हैं, कैसे एज अ मेंटोर उनके लिए काम करते हैं और इनकी खुद की जर्नी क्या रही है, आइए जानते हैं इनसे ही। जी सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका होम टाउन है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से दिल्ली तक का सफ़र। मेरा स्कूलिंग जैसा कि रतलाम मध्य प्रदेश से हुई और फिर मैंने थोड़ी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, तो मेरा उसी समय 2 साल पढ़ाई छूटी थी। नहीं तो फिर मैं मध्य प्रदेश के ही किसी कॉलेज में पढ़ रहा होता। तो उसके बाद अचानक पढ़ाई छूटी थी। हाँ, उसके बाद अचानक से एक फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि डीयू में भी बीए होता है। और मेरा एक सपना उस समय था कि यूपीएससी, क्योंकि दिल्ली एक गढ़ है यूपीएससी का, और यूपीएससी के साथ मुझे ग्रेजुएशन भी करना था। तो फिर उसके लिए फिर मुझे दिल्ली चुनना पड़ा। और फिर मेरे पास उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने एजुकेशन लोन लेकर डीयू में मैंने बीए में एडमिशन लिया एसजीटीबी खालसा कॉलेज से। और फिर मेरा यहाँ पर बीए 3 साल तक हुआ है। बीए आपने किया हिंदी में? हाँ, बीए हिंदी ऑनर्स में। जी। आपने अभी यूपीएससी की बात की थी, फिर उस तरफ नहीं गए आप? उस समय यूपीएससी की तैयारी का एक वो था, लेकिन फिर जब बीए में आया फिर एक हिंदी से एक अलग लगाव होने लगा। बीए में पढ़ते पढ़ते फिर यहाँ से ही आकर मुझे पता चला कि आगे हिंदी में एमए होता है और एमए के बाद जीआरएफ होता है और जीआरएफ की एक स्कॉलरशिप होती है, बहुत अधिक राशि होती है। और उसके बाद पीएचडी करते हुए हम असिस्टेंट प्रोफेसर तक जा सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो एक ये मेरे माइंड में था कि हाँ, अभी क्योंकि उस समय भी एक आर्थिक दबाव तो था, तो हमें जीआरएफ तक पहुंचना था कैसे भी करके। तो बीए के बाद एक सपना ये हो गया। जीआरएफ से क्या होता है? जीआरएफ से ये है कि हम जब कोई बच्चा जीआरएफ हो जाता है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो आपको 37,000 पर मंथ स्कॉलरशिप देती है, प्लस एचआरए 10,000, मतलब 47,000 आपको पर मंथ पीएचडी करने का मिलता है 5 साल तक, ये गवर्नमेंट देती है। तो बच्चा इसमें क्या आसानी से, मतलब आर्थिक दबाव नहीं झेलते हुए आराम से पीएचडी कर सकता है पूरे 5 साल। और वो चाहे तो पीएचडी के अतिरिक्त कोई और तैयारी भी कर सकता है, जैसा कि हम लोग भी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। साथ में कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी भी कर सकता है। जी, आप ने बताया कि आप, ये तो बात हो गई आपकी पढ़ाई की, फिर आपने कोचिंग तक कैसे स्विच किया? आपने बच्चों को गाइड करना कब स्टार्ट किया? हाँ, ये ऐसा था कि जब मेरा बीए कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर मेरा जेएनयू की मैंने तैयारी की थी बीए के लास्ट ईयर में। और फिर जब मेरा जेएनयू में एडमिशन हो गया, चयन हो गया, तो फिर मेरे माइंड में आया, क्योंकि उस समय कोविड का दौर था, सारे बच्चे जो है घर पर थे, कोचिंग वगैरह जो ऑफलाइन होती वो सब बंद थी और ऑनलाइन कोचिंग का भंडार एकदम खुल चुका था। तो उस समय मेरा ये था कि जब सारे बच्चे घर पर है तो वो किस तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो उस समय एक माइंड में आया कि क्योंकि हम जिस राह से चलकर जेएनयू पहुँचे हैं, तो वही जो राह हम बच्चों को बता सकते हैं, हो सकता है उससे कुछ बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। तो फिर मैंने उस समय शुरू किया था 2021 के दौरान। 2021 कोविड के बाद? हाँ, लगभग वो कोविड का सेकेंड डोर था। तो आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया था कि? हाँ, ये मेरा ऑनलाइन ही है। तो उसमें मैं ये करता हूँ कि बच्चों को क्योंकि मैं एमए में था और मेरे कई सारे मित्र थे और मित्र से जुड़े हुए कई
और जूनियर्स भी है। तो फिर मैंने एक शुरू किया उस समय ये था कि एक ग्रुप बनाया हमने, उसमें फिर धीरे धीरे बच्चे जुड़ना शुरू हुए। ऑनलाइन क्या ऐप है आपकी, वेबसाइट है, केवल एक यूट्यूब है? ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप है। उस पे कैसे पढ़ाते हैं? उसमें हमने पहले बच्चों को जोड़ने का काम किया, उसको शेयर किया हमने और उससे बच्चे जुड़े। लगभग उस समय फर्स्ट बैच मेरी लगभग 400 बच्चे ज्वाइन हुए थे। तो उसके बाद फिर हमने ये किया कि गाइड करना था। हमारा मेन उद्देश्य था कि हम कोचिंग ना खोलते हुए, मतलब क्योंकि सेल्फ स्टडी हमारा मेन फोकस था, क्योंकि हमने भी कोई तैयारी की है तो कोचिंग कभी नहीं ली हमने, सेल्फ स्टडी से ही हम आगे बढ़े हैं। तो फिर हम बच्चों को उस समय बताते थे कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे पढ़ना है, कहाँ आपको परेशानी आ सकती है, उस परेशानी का आपको सामना कैसे करना है। और हम एकदम खुलकर बताते थे कि आपको ये जो हिस्सा है सिलेबस का, तो इस तरह से आपको अन्य कई भागों में बांटकर आपको तैयारी करनी होती है। उसके बाद हमने ये किया कि अब टेस्ट सीरीज शुरू कर दी उसी में ही, ताकि बच्चा जैसे तैयारी करे उसके बाद टेस्ट देकर अपना स्वयं का मूल्यांकन वो खुद कर सके। क्योंकि कोचिंग में ये है ना कि कई सारी कोचिंग में वो ऐसे भी लोग पढ़ा रहे हैं जो कहीं जेएनयू से जुड़े हुए नहीं है, डीयू में जुड़े हुए नहीं है, मतलब जिनको खुद को एक्सपीरियंस, हाँ, वो खुद कभी जेएनयू में एडमिशन उनका नहीं हुआ और वो ऐसे भी लोग पढ़ा रहे हैं आज की दुनिया में। और वो एक मोटी फीस लेकर, तो एक जो फीस की बात की, आप कितनी फीस लेते हैं? मेरा 50 रुपये पर मंथ है। क्या जब बात मैंने कर शुरू रहे की थी, हैं? हाँ, सिर्फ 50 रुपए? हाँ, पर मंथ है। उसके बाद 6 महीने का हम जैसे हर महीना जुड़ता बच्चा तो 6 महीने का हम 300 रुपये चार्ज करते हैं। उसके बाद अतिरिक्त कोई अगर 6 महीने के बाद भी अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, किसी कारण टल जाता है, 7-8 महीने हो जाए, तो फिर उसका हम कुछ अलग शुल्क नहीं लेते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि आपने खुद अपने पढ़ाई के टाइम पे आर्थिक संकट से जूझे आप, उसके बाद भी आप सिर्फ 50 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ये भी है कि हम गाइड करने का कोई पैसा नहीं लेते, हम बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइड करते हैं। जो पैसा है ये भी टेस्ट सीरीज का, क्योंकि एक उसमें मेहनत होती है। और टेस्ट सीरीज भी ऐसा नहीं कि 8-10 टेस्ट, हम 105 टेस्ट देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूरे 300 रुपये में 105 टेस्ट सीरीज रहती है। तो बच्चा क्या है, जैसे तैयारी करते हैं तो प्रतिदिन टेस्ट देता है, तो वो एक अलग माहौल होता है, उसको मालूम हो जाता है कि कहाँ में हमारी गलतियाँ हो रही है और हमें कहाँ अधिक ध्यान देना होता है। वही गाइड तो हम कर ही रहे, उसके बाद भी बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो हम टेस्ट के माध्यम से जान पाते हैं। फिर हम बच्चों का उसी में नंबर भी देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा वीक है, तो उस पर अधिक ध्यान कैसे देना, तो हम ग्रुप में उस तरह से मोटिवेट करते रहते हैं। आपने अब आपको 3 साल हो गए ऑनलाइन कोचिंग कराते कराते? 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए आपको। क्या आपने अलग से कभी कोचिंग सेंटर खोलने का या ऐसे, मतलब जैसे बाकी लोग कराते हैं कोचिंग, वैसे करने का सोचा? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं है। सोचेंगे हाँ इसके बारे में? नहीं, मेरा अभी तक ऐसा नहीं है। मैं अगर भविष्य में अगर सोचूंगा तो भी इस तरह से सोचूंगा कि वो कम से कम फीस में बच्चा कैसे पढ़ सके जी। हाँ, कोचिंग अगर होगा तो वो एक टीम बनेगी, तो उस टीम का खर्चा निकल जाए, इतना ही सोच पाऊंगा मैं जी। आजकल तो लोगों का भी कहीं ना कहीं भरोसा कोचिंग से हट चुका है, क्योंकि कोचिंग सबके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्कैम है। जैसे अभी करोल बाग में हुआ था कि वहाँ पे बेसमेंट में बच्चों की मौत हो गई थी क्योंकि वो इलीगल तरीके से चल रहा था। ये तो खैर मतलब उनकी लापरवाही हो गई, लेकिन पैसों के मामले में भी वो काफ़ी लोग लापरवाहियाँ करते हैं, काफ़ी स्कैम्स चलाते हैं। हाँ, आजकल तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर जगह स्कैम तो हमें दिख ही रहा है। उस तरह की कोचिंग सुविधा नहीं दे पाती जितनी मोटी रकम वो वसूल कर रही है। जी बिल्कुल, है ना। हाँ, एक ये हो गया ना, बच्चों को तो पता होता नहीं है। बच्चे यही सोचते हैं कि आईएएस बनना है तो दिल्ली जाना है, उनको नहीं पता कौन सी कोचिंग ठीक है, कोचिंग की सुविधाएं कैसी है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कई किसी आईएएस कोचिंग में आग की घटना हम देख रहे हैं, है ना। और कहीं हम देख रहे हैं कि बेसमेंट में पानी भर जा रहा है जिससे एक मौत भी हो जा रही है बच्चों की। तो मुझे लगता है कि अगर कोचिंग अगर मोटी फीस ले रही है तो उस तरह की सुविधाएं भी दे पढ़ाई के साथ साथ। तो एक चीज़ ये है कि स्कैम इस तरह हम देख सकें, और ऑनलाइन स्कैम भी कई तरह का हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं बच्चे सिर्फ बिजनेस का हाँ प्रोडक्ट बन चुके हैं। बिल्कुल, आज तो हम देख ही रहे, मतलब 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए फीस है, तो एक वो बिजनेस ही है, उतना सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जी जी। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग बच्चे आते भी बाहर से इन उम्मीदों से कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है। बच्चों को नहीं पता है, बच्चों को यही लगता है ना, जैसे हम जो ऑनलाइन जो मार्केट है, बच्चा सोशल मीडिया पर जाकर देखता है फलाना कोचिंग का एड दिखेगा, जी ठीक है, या कोई अलग तरीके से बता रहा होता है, कई सारे एड हम देख रहे हैं, बच्चा उससे प्रभावित होता है कि हाँ यही ठीक है, और फिर वो कोचिंग से जुड़ता चला जाता है। माँ बाप को भी पता नहीं होता, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली में आ रहे हैं जो किसान का बेटा है या किसी मजदूर का बेटा है, तो अब एक किसान किस तरह से मतलब
अपना सब कुछ बच्चों को दे देता है, खुद मेहनत कर रहा है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है। और जब बच्चे यहाँ दिल्ली तक आ जा रहा है और फिर कोचिंग का इस तरह से मिसगाइड करना या स्कैम, तो वो एक तरह से घातक भी है। आपने कहा कि वो ऐड देखते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनका पार्ट हो होती है। चुका। आपने कभी सोचा मार्केटिंग करने का? नहीं, मैंने कभी नहीं, और मैं मार्केटिंग करता भी नहीं हूँ। मतलब मैं जितना भी काम कर रहा हूँ तो मेरा अभी तक ऐसा है कि मेरा किसी भी पोस्टर पे मेरा फोटो नहीं है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपकी रीच कैसे बढ़ेगी? लाइक आप reach- लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, मेरी रीच का कारण ये है कि जब मैंने शुरू किया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कितने बच्चे जुड़ जाएंगे। मेरा ये था कि हाँ, जितने भी बच्चे जुड़ जाए मुझे गाइड करना है। और शुरू में ही मतलब 400 बच्चे जुड़े। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो 50 रुपये फीस थी मात्र, तो उससे हो सकता। लेकिन जब शुरू में बच्चे जुड़े 400 बच्चे, और फिर उसमें जो सिलेक्शन था, क्योंकि JNU में एमए हिंदी के लिए केवल 39 सीट्स थे और उसमें 26 बच्चों का सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुआ, तो एक वो बड़ा एक कारण था। उसके बाद क्या, जो बच्चे जुड़े थे 400 बच्चे, उन्होंने ही अपने जूनियर्स को बताया कि हाँ भैया का ये चलता है, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, या टेस्ट सीरीज है। तो वो अभी तक ऐसे ही चला आ रहा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया 39 सीट्स थी और 39 में से 26 आपके यहाँ से बिल्कुल, सिलेक्शन हुआ। हाँ। और उसके बाद भी फिर 2022, 23, 24 अभी तक टोटल 103 बच्चे JNU में पहुंच चुके हैं। 103 बच्चे आपके थ्रू, उनका मतलब पिछले 4 सालों में सिलेक्शन हो गया। हाँ, 103। तो यही है कि मैं अपना प्रचार खुद नहीं करता हूँ, बस एक पोस्टर होता है जो हम फॉरवर्ड करते हैं, और वो भी हम पूरा जिस तरह से मार्केटिंग हो रहा है सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या किसी अन्य जरिए से, तो उस तरह से हम नहीं करते हैं। हम ये है कि बच्चा खुद ही आगे भेज रहा है, क्योंकि बच्चों को अगर अच्छा लग रहा है तो खुद भेजेगा, नहीं लग रहा तो वो क्यों भेजेगा। बिल्कुल, शायद यही सेवा भाव है जिसके वजह से बच्चे अच्छे से आपके पास आ रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी तक यही है कि बहुत ऐसा नहीं है कि हम बहुत भीड़ को इकट्ठा करना है। जिस बच्चों को ज़रूरत है वो जुड़ता है, और वो बच्चों को जोड़ने का काम भी हम नहीं करते, जिसको अच्छा लगा वही आगे जाकर बता रहा है। जी, यही जेन्युइन चीज़ है और ये सब में होनी चाहिए आजकल, खास करके इस दौर में जहाँ पे कोचिंग एक स्कैम बन चुका है। चलिए सर, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी कोचिंग के बारे में, स्कैम्स के बारे में बातें की, आपकी जर्नी के बारे में सुना। अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड, ठीक है? जी क्या आप रेडी हैं? जी। जी सर, फेवरेट साहित्यकार? फेवरेट साहित्यकार मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, हिंदी में जो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फेवरेट कवि? फेवरेट कवि भी मेरे वैसे निराला जी, और अभी मैं रामदरस मिश्र जी को पढ़ रहा हूँ, जो ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने 100 वर्ष पूरे कर लिए अपने जीवन के, और वो आज भी लिख रहे हैं। एक अद्भुत साहित्यकार हमारे बीच अभी मौजूद है जो 100 वर्ष की उम्र पार कर चुका और आज भी लिख रहा है। आज भी लिख रहे हैं। फेवरेट कविता की 2 पंक्तियाँ? फेवरेट कविता की 2 पंक्तियाँ जैसे रामदरस मिश्र जी की है। उनकी पंक्ति है कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को न गिराया खुद, किसी को न उछाला, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ हो रहा हूँ, हाँ, तो किसी को न गिराया न खुद को उछाला, थोड़ा भूल रहा हूँ इसको। कोई बात नहीं। चलिए, फेवरेट बुक? फेवरेट पुस्तक जो है मेरी अभी प्रेमचंद जी की गोदान उपन्यास है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जी कई तरह के समाज का चित्रण उसमें मिलता है, और एक किसान पृष्ठभूमि से या मजदूर पृष्ठभूमि से जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको जानना, उसकी पूरी जीवन जर्नी को जानना। कर्मभूमि या जन्मभूमि? कर्मभूमि तो मेरी रतलाम मध्य प्रदेश, जन्मभूमि मेरी रतलाम मध्य प्रदेश रही है और मैं अपने क्षेत्र से आज भी जुड़ा हुआ हूँ, और कर्मभूमि मेरी अब दिल्ली रही है। जी, इनमें से आप कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, कर्मभूमि में या जन्मभूमि में? जैसे कि जन्मभूमि से अब हम एक जुड़ाव रहता है, तो वो एक लगाव तो रहता है जी, तो आज भी मैं ऐसे में चाहता हूँ कि जन्मभूमि से ही जुड़ा रहूँ, लेकिन कर्मभूमि भी ज़रूरी है अब, क्योंकि आज जो है नौकरी वगैरह बहुत ज़रूरी है, तो अब कहीं भी नौकरी लग जाए एक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में। जी, आपकी साहित्यिक प्रेरणा? साहित्यिक प्रेरणा तो मेरी जैसे बीए में जब मैं यहाँ आया, तब उससे पहले मेरा हिंदी का बैकग्राउंड नहीं था, मेरा मैथ साइंस फील्ड था, और जब मैं बीए में यहाँ आया तो यहीं के टीचर्स से जो पढ़ने को मिला, तो उसी से मेरी एक साहित्यिक प्रेरणा जागृत हुई कि कैसे साहित्य से जुड़ा जा सकता है। और उसकी के दौरान जब हिंदी की मैंने कई पुस्तकें पढ़ी तो मुझे लगा कि साहित्य में असली जीवन छुपा हुआ है। जी। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? सुपर पावर होती तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से मैं यहाँ इतना उठा हूँ, जितना अभी इतना नहीं उठा हूँ, लेकिन जैसे भी मैं
ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूँ जो एक सपना होता कि दिल्ली में जाकर पढ़ना। मेरे यहाँ क्षेत्र में कई बच्चे सोच नहीं पाते कि दिल्ली में जाकर भी पढ़ा जा सकता है। तो मैं देखता हूँ कि कई भी आज ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहाँ के बच्चे एक सपना देखते हैं बड़ा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरी ये रहेगा कि अगर मुझे कुछ भी मिलता है ऐसा, या मैं कुछ भी बन पाता हूँ, तो मैं उन बच्चों के लिए काम करूँ जो आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से या जिनका स्कूली बैकग्राउंड जो है वो मतलब ठीक आप नहीं है। सुपर पावर के तौर पे भी सेवा ही करना पसंद करेंगे। सर, अगर आप इस फील्ड में ना होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो शायद अगर मेरा 12th के बाद पढ़ाई नहीं छूटती तो शायद मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता, क्योंकि उस समय एक ये था कि हाँ मैं साइंस से है तो हम इंजीनियर ही बने। जी, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के पॉडकास्ट के लिए। आपसे बातें करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।